अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ऐलान जंग हो चुका है, युद्ध का नहीं चुनाव का। और उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव और कोरोना का गठबंधन है और इस बीच जब चुनाव हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। मसला यह है कि 7 फेज में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में चुनाव और कोरोना साथ साथ चलेंगे। क्या ये दोनों संभव हैं? रैलियों पर, सभाओं पर रोक लगा दी गई, ये अच्छा काम हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रहेगा और इस ऐलान जंग में 10 मार्च को कौन अपना दम उत्तर प्रदेश में दिखाएगा, इस विषय पर आज खुली चर्चा होगी। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों में एक साथ चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव है। और उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इस बार इस राज्य की एक नई इबारत, नई कहानी, नई तस्वीर, नई दिशा देने वाला है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं हमेशा कहता हूं, इस बार रिसर्च और शोध का विषय बनेगा, केस स्टडी मटेरियल बनने वाला है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव। क्योंकि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं, ये एक असाधारण चुनाव है और बेहद असाधारण परिस्थितियों में हो रहा चुनाव है। तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही पॉलिटिकल अवेयर जनता इस बार उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचेगी। यूपी के मतदाता, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म के आधार पर चलते हैं, जाति के आधार पर चलते हैं, लेकिन यूपी का मतदाता इस बार मुद्दों के साथ बैठा हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुद्दे और जातियां, दो ही चीजें हैं जो हावी हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत टफ बैटलफील्ड है सबके लिए, एनडीए अलायंस के लिए भी और सोशलिस्ट अलायंस के लिए भी, मायावती के लिए भी और प्रियंका के लिए भी। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इस बार कई राजनीतिक दलों का फर्श से अर्श पे पहुंचाएंगे और या तो फिर बहुतों का उत्तर प्रदेश की राजनीति से वजूद खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की यह इबारत इस बार इस नए दशक में नई कहानी लिखने वाला होगा। क्योंकि यह चुनाव 2022 के, मैं ये मानता हूं कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये देश की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? जातियों का कैलकुलेशन क्या है? अब जब रैलियां पूरी तरह से रोक दी गई हैं, आगे की रणनीति क्या है? और अब तक किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट तक घोषित नहीं किए हैं। रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक छोटी सी गलती आपको वहां पहुंचा देगी। सांप और सीढ़ी का खेल है, 96 पे डसेगा, 4 पे गिरोगे। लिहाजा गलती कोई नहीं करना चाहता। गलती से भी गलती की गुंजाइश का वक्त ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार किसी को वक्त देने के मूड में नहीं है। बहुत ही निर्णायक चुनाव उत्तर प्रदेश का इस बार साबित होने जा रहा है। जो ये समझ के बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश को वो अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है। 90 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदली हुई है और यह राजनीति का बदलाव एक नई सामाजिक चेतना, एक नई सामाजिक क्रांति लेकर आया है। कोई किसी से कम नहीं है इस बार। चुनाव बहुत दिलचस्प है और चुनाव कहीं एक तरफा नहीं है। चुनाव बहुत आमने सामने का है, आइदर दिस साइड और दैट साइड। चाहे जितने सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप जितना गांवों में जाएं, शहरों में जाएं, लोगों के बीच बात करें, चर्चा तो बस यही है, या तो वो या ये। तीसरे के लिए गुंजाइश बहुत सिमटती जा रही है। कारण मैं भी नहीं जान पा रहा हूं पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जो लोग कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं बूथ में कुछ और करके आते हैं, बूथ से बाहर निकलकर कुछ और बताते हैं, दरअसल किया कुछ और होता है। यह है उत्तर प्रदेश। इसलिए यहाँ के सर्वे और यहाँ जो कैलकुलेशंस हैं और जो कहा जा रहा है उस पर बिल्कुल यकीन मत करिए। ये उत्तर प्रदेश है, एक छोटी सी चूक आपको बहुत खतरे में डाल सकती है। बड़ी दिलचस्प कहानी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का कोई नेता छोटा नहीं है।
देश के किसी भी बड़े दल के बड़े नेता से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रसूख वाला है। यहां ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी हैं जो जीरो से शुरू करके आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि उनके अपने वर्ग की महत्वाकांक्षा, अपने समाज के प्रति चेतना, इसीलिए मैं कहता हूं मुद्दे और जातियां दोनों हावी हैं उत्तर प्रदेश में, और आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के भीतर। लिहाजा यह चुनाव बहुत ही निर्णायक साबित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान मजदूर भाई बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और उत्तर प्रदेश का यह चुनाव क्रांति की एक नई कहानी लिखने वाला है। कुछ बयान सुने आप। डिबेट आज बहुत ही दिलचस्प है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है, और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवाई होने वाला है। जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो खुल के कहती है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा वोट बैंक वो है जो 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, जो अच्छी शिक्षा चाहता है, जो अच्छे इलाज चाहता है, जो ये इन मुद्दों के साथ जो हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारी सफलता का कारण बनेगा। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं थोड़ा उलट के करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज हेमंत जी को पहले लिया जाए और इनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ समझा जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, अब हेमंत जी के पास कुछ फ़ोन आया करते थे जो ये बताया करते थे कि कब आचार संहिता लगी। खैर फाइनली लग ही गई वो आचार संहिता। तो उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जातियाँ कितना हावी हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कितना चैलेंज है, कौन रहेगा कौन जाएगा, कौन मिट जाएगा, कौन खड़ा हो जाएगा, कौन मजबूत होगा, किले पर किसका कब्जा होगा। हेमंत तिवारी जी, उसे एक साफ उत्तर दे दूं जी। और ये उत्तर किसी श्लाघा में नहीं है। ब्रजेश मिश्रा के 6 महीने की डिबेट्स का लब्बो-लुबाब निकाल लिया जाए, रिजल्ट आ जाएगा। ये भाला आप मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो? जो हमने सुना है, देखा है, जी, चर्चा की है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आपके शब्द शुद्ध है। ऐतिहासिक चुनाव है, ऐतिहासिक परिस्थितियों में, ऐतिहासिक परिस्थितियां इसलिए एक संकटकालीन दशा है, महामारी का साया सामने है, महामारी का दर्द लोग भूले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद के इतिहास में पहली मर्तबा बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो जो जन सैलाब की तस्वीरें देखती थी वो नहीं देखेंगी। सब कुछ वर्चुअल होगा, ज़्यादातर वर्चुअल होगा, और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से ये तय कर पाना मुश्किल होगा, समझ पाना मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है। हेमंत जी, क्वेश्चन आंसर का सेशन सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, रियल चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो 2-3 बड़े टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हैं? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। बावजूद इसके कि मैं भारतीय जनता पार्टी को इस घमासान का सबसे बड़ा पहलवान मानता हूं, पैराफर्नालिया वाइज उनका सिस्टम है, उनके अपनी इक्वेशंस है जातियों में और धर्म में और तमाम चीजों में। उसके बावजूद उनके साथ सबसे बड़ी समस्या एंटी इनकम्बेंसी। ये 5 साल, पौने 5 साल जो गुजरे हैं, भले पीठ अपनी थपथपा ले मुख्यमंत्री और अफसर मुख्यमंत्री की वाहवाही कर दे, लेकिन जनता ऐसा महसूस नहीं करती है। बहुत से फ्रंट ऐसे हैं जहां काम नहीं हुआ है, खाली भाषण हुए हैं। करप्शन गया नहीं है, घूसखोरी कम
हुई नहीं है, कई जगहों पे बढ़ी है। मुद्दे क्या हैं हेमंत जातिवाद, जी? वो मुद्दे आप मुझे बता सकते हैं फटाफट कि कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होगा? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, नकारात्मक बात नहीं है। मुद्दे बहुत हावी उत्तर प्रदेश में नहीं होते रहे हैं, लेकिन इस बार जरूर जो लोकल इश्यूज है, जो दवाई कोरोना काल में दवाई की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत, परेशानियां हुई हैं, इसको लोग भूले नहीं, ये सवाल तो उठेंगे। उसके बावजूद मेरा मानना है कि तमाम अन्य कारक ऐसे हैं जो मुद्दों से इतर हैं, जैसे कॉस्ट कॉम्बिनेशन, एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर फोकस किया 2 साल से, शायद कि उधर से कुछ जो नुकसान हो, इधर संतुलन हो। ध्यान रखिएगा, 2 जातियां ऐसी रही हैं जिन्होंने 14, 17, 19 में झूम के वोट दिया भाजपा को, ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी। इन लोग में, इन दोनों जातियों में नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी की एक परेशानी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमने देखा है 7 साल के इतिहास में, जो विजय काल रहा भाजपा का, एक बड़ी पूंजी है भाजपा के पास, बहुत बड़ी पूंजी है जो लगातार असरदार रही है, और नरेंद्र मोदी है। एक मुझे बहुत ही मैं क्लियर सवाल करूंगा और क्लियर जवाब अपने अनुभव, अपनी समझ के आधार पर दीजिएगा। 2017-2019 ये 2 ऐसे चुनाव थे कि एक बड़ा लार्जर एक बेस हिंदू वोट बैंक का तैयार हुआ। ये वापस जातियों में टूटा या नहीं टूटा? देखिए, हिंदू के नाम पर इकट्ठा होना वो तो एक अलग विषय है, जातियों का विभाजन अलग विषय है। सबने अपने अपने हिसाब से काम किया है। क्या अखिलेश यादव नहीं जानते थे कि उनको जिन्ना वाला बयान नहीं देना चाहिए? उनसे भी इस तरह की चूक होती है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इस विषय का मास्टर है। तो एक बात साफ है कि लड़ाई बायोपोलर है, सीधे सीधे है। लेकिन अगर मायावती, जिसके बारे में एक नई खबर आ रही है, अगर मायावती का असदुद्दीन ओवैसी से कुछ भी स्पष्ट या अस्पष्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मामला बनता है, तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणात्मक लड़ाई भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा। ऑलराइट हेमंत जी मैं नेक्स्ट राउंड में फिर आपके पास आता हूं। अभी मैं संजय चौधरी के पास चलता हूं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। इस बार का चुनाव कई मायने में बड़ा ऐतिहासिक है, निर्णायक है और बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देने वाला है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने इस तरह के चुनाव भी देख रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होते देख रहे हैं। आपका अनुभव, आपकी समझ क्या कहती है? बीजेपी के सामने रियल चैलेंजेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हैं? ब्रजेश भाई, मैं अभी उत्तर भारत की राजनीति को देखने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकारों की बात को सुन रहा था, बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मुझे लगता है कि जाति के मैथमेटिक्स से इस बार सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री ज्यादा काम करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिन्होंने दसियों वर्षों तक देखा होगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सामाजिक परिवर्तन को महसूस किया होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1993 जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है तो राम लहर में भारतीय जनता पार्टी 174 पर सिमट जाती है और बसपा और सपा का गठबंधन उस प्रवाह को रोक देता है। लेकिन दूसरी बार जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है तो उस गठबंधन के परिणाम अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाले हो जाते हैं। वो गठबंधन न केवल हारता है बल्कि बड़ा गठबंधन का जो छोटा साथी होता है वो बड़े गठबंधन के साथी से 2 गुनी सीट लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि इस मैथमेटिक्स को सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री से अगर नहीं परखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले परिणामों को ठीक से नहीं परखा जा सकता। इसके पहले भी गठबंधन बने थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना था। एक ऐसे दल ने एक राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन किया था। उस गठबंधन हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि रियल चैलेंजेस क्या हैं बीजेपी के सामने कोविड की इस पैंडेमिक के दौर में, जब उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव हो रहा है, आपके सामने रियल चैलेंजेस? देखिए, निश्चित रूप से यह चुनाव नेतृत्व की विश्वसनीयता का भी चुनाव है। यह चुनाव नेतृत्व की ईमानदारी का भी चुनाव है। कोरोना की बात को लेकर अगर कोई राजनीतिक नेतृत्व जनता के बीच में जाता है, उस जनता के बीच में जिसको 21 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके लग चुके होंगे, और वो आदमी जनता के दरबार में अगर वोट मांगेगा जो कहता है कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, वैक्सीनेशन मत कराओ, तो मुझे लगता है कि उसकी विश्वसनीयता पर भी संकट आएगा। यह चुनाव बहुत सारे नेतृत्व के बहुत सारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता इसका करेगी। कांग्रेस का नेतृत्व भी अगर सामने आएगा तो वो जनता पूछेगी कि आपका जो नेतृत्व करने वाले थे राहुल गांधी, चाहे वो सोनिया गांधी,
वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से उस समय क्यों गायब थे, जब कोरोना की स्थिति में वास्तव में लोगों को राजनीतिक नेतृत्व को अपने पास रखने की उनकी ललक थी। ऐसी और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विदेश से पढ़े हुए दो व्यक्तित्व हैं, दो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। एक जयंत हैं और दूसरे अखिलेश जी हैं। दोनों अपने आप को प्रोग्रेसिव बताते हैं, दोनों अपने आप को आयु से युवा बनाते हैं, लेकिन दोनों की जो मेंटेलिटी है, दोनों की मानसिकता है, वो मानसिकता वही पुरातन पंथी है जो कहती है कि वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, जो कहती है कि हम संजय जी, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट राउंड में आपको आगे समय दूंगा ताकि आप बाकी बातों को रख सकें। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में हो रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और उत्तर प्रदेश इस बार एक नई सामाजिक क्रांति लिखने जा रहा है। मेरा आपसे जानने का तात्पर्य यह है कि समाजवादी पार्टी के अलायंस, सोशलिस्ट अलायंस के सामने किस प्रकार के रियल चैलेंजेस हैं? देखिए, आपके और हेमंत सर के बातों से सम्मत होते हुए कि ये जो चुनाव होगा, आपने एक बात कही कि ये जो चुनाव होगा ये बहुत ही असाधारण चुनाव होगा, और आपने उत्तर प्रदेश के जनमानस के राजनीतिक चेतना की भी बात की कि उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न होंगे। आपका जो सवाल है कि चैलेंजेस क्या होगा, वही चुनौतियां होंगी लोगों के पास और राजनीतिक दलों के पास कि दुनिया में सब झूठ बोला जाता है कि पिताजी घर पे नहीं है, पिताजी बीमार है साहब, लेकिन कभी दुनिया में यह झूठ नहीं बोला जाता है कि मर गए। और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह मुख्यमंत्री ने जब उत्तर प्रदेश में 1631 अध्यापकों की भी मृत्यु होती है तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी 3 बताती है कि सिर्फ 3 की मृत्यु हुई। साहब, कोई अपने घर को चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, ये कभी नहीं कहता कि फला मर गए। मरने को भी अगर भारतीय लोकतंत्र में किसी ने किसी के घर से उठती लाशों को भी अस्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और तानाशाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये सवाल होगा, ये सवाल ये होगा, मुद्दे ये होंगे कि अमेठी की बेटी यहीं आती है लोक भवन के सामने न्याय मांगने, माँ और बेटी जल के खाक हो जाती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का, चाहे 68,500 का, चाहे 97,000 का, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति के लिए नौजवान अपना हक मांगने आता है, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे दस्तक देता है। और आपने भी दिखाया कि क्या हुआ उसके साथ, उसको लाठियों से पीटा गया, उसको घायल किया गया, बेटियों की अंगुलियां तोड़ी गई, और जो बेटी को न्याय मिलना चाहिए था उस बेटी को रात के 2 बजे जला दिया जाता है। तो ये सब सवाल होंगे। और जयंत चौधरी, माननीय अखिलेश यादव जी कम से कम विदेश पढ़े हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं। संजय जी, कम से कम वो ये तो नहीं, उनके सर्टिफिकेट तो नहीं झूठे हैं जो इस तरह से आपके शीर्ष नेतृत्व तो अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसका जिक्र आप मनोज जी कर रहे हैं, तो फिर ये जातियों की केमिस्ट्री क्यों बनाई जा रही है? सिर्फ आप ही नहीं, सभी बना रहे हैं साहब। जातियों से ही समाज बनता है और समाज के समायोजन से ही देश बनता है। जो जातियां आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर ये बात कर रहे हैं कि निषाद समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, मुसहर समाज के लोग, दलित समाज के लोग कार्यपालिका में, न्यायपालिका में क्यों नहीं उनको उनका अधिकार मिल गया? अगर अखिलेश यादव जी ये बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिससे यह जाहिर हो जाए कि एक छोटे से तबके ने एक बड़े से कमेरा का कितना ज्यादा शोषण किया, तो उसमें गलत क्या है साहब? अगर राजनीति इस तरह की हो कि सबको समता के भाव से रखा जाए, सभी आगे बढ़े, ये हमारा। आप बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाइएगा जब डिजिटली वो बहुत स्ट्रांग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है और अब रैलियां होनी नहीं है? डिजिटली जो बात आप कर रहे हैं, तकनीकी के आधार पर भी समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, चाहे फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, पब्लिक ऐप का हो, वो सब पे मिलियन में फॉलोअर्स है और हमारे बूथों तक डिजिटल के लोग हैं। उसका हम बखूबी मुकाबला करेंगे। लेकिन सवाल जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जो हमारी पार्टी कर रही है, वो समता, उसका भाव दिखता है। चूंकि आप भी अगर अभी सर्च कर लें तो क्या देश के सभी लोगों के पास इंटरनेट है? नहीं है साहब, 560 मिलियन के पास ही है। और हमारे देश की संख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैंने कहा कि एक असाधारण परिस्थिति में हो रहे हैं, इसमें सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना की जनता में आवश्यकता है। अब वो वक्त नहीं है कि आप जब जाकर रैलियों में बात सुनाएं अपनी। ठीक बात है आपकी। ऑलराइट, मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में टाइम दूंगा, फिर आप अपनी बाकी बात रख लीजिएगा। पहले राउंड में सबकी बात आ जानी चाहिए। धर्मवीर चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
चौधरी जी बहुत स्वागत आपका। आपसे भी वही प्रश्न है जो मैंने संजय जी से किया, जी धन्यवाद। मनोज जी से किया, हेमंत जी से किया। आपसे भी वही प्रश्न है कि इतनी असाधारण परिस्थितियों में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सामने क्या रियल चैलेंजेस हैं, और अब जब रैलियां नहीं होंगी, डिजिटली पूरा चुनाव होगा, आपके पास कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो रियल चैलेंजेस और मुद्दे हैं आप उनसे कैसे निपटिएगा? ब्रजेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक थीम चल रही है, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। ये जो थीम चल रही है ब्रजेश जी, ये इनके कुकर्मों से चल रही है, इनके कुशासन से चल रही है। चाहे वो आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग मारे जा रहे हों, चाहे वो डबल इंजन की सरकार में किसान मारे जा रहे हों, चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का पेमेंट है उसकी पीआईएल डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये ब्याज का पैसा नहीं दे रहे, जबकि केन कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इनको पैसा देना पड़ेगा। 5 साल तक ये सरकार सोती रही, 4 साल तक इन्होंने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अब आकर के इन्होंने 20-25 रुपए बढ़ाए हैं। तो ये जो हालात वर्तमान सरकार के हैं, यही थीम इनको डुबाने वाली है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी अपने कुशासन से लड़ रही है। जो आज उत्तर प्रदेश में एक ही जाति का तांडव चल रहा है, जो आज उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पुलिस का चल रहा है, व्यापारी हो, किसान हो, सब मारे जा रहे हैं। तो ये इनको ये हराने तो हुए के लिए, मुद्दे, ये जनता इनको आपके हराने के लिए सामने तैयार भी तो बैठी है। चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि डिजिटली बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस बीजेपी या समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम है। हालांकि कल मैं ट्विटर देख रहा था संजय चौधरी जी, तो वहाँ ट्रेंड कर रहा था, बहन जी हैं तो आस हैं। ये कैसे कर रहे हैं आप लोग धर्मवीर जी? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने को डिजिटली परिवर्तित कर रही है? ये आज ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी के पास में एक कैडर है और उस कैडर का कैडराइज वर्कर है, और हर वर्कर के पास में आज स्मार्टफोन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे स्टूडेंट है। आज इंटरनेट का जमाना है। जो सोशल मीडिया बीजेपी का हथियार होता था, आज वही हथियार इनके लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आज अब तक 300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतार कर, हमारे कई महीने से प्रभारी प्रत्याशी बना करके हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में डटे हुए हैं और लगातार चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। आपका धन्यवाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी टाइम दूंगा, लखनऊ में अपनी बात फिर से आप रखिएगा, मेरे कुछ नए सवाल होंगे। तो हम अपनी पूरी मजबूती से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। संजय चौधरी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे, वो सवाल मेरे सवाल के बाद जवाब दीजिएगा। पहला तो मेरा आपसे भी वही प्रश्न है कि ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इस बार बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में हो रहे हैं, असाधारण है, अभूतपूर्व है, और ऐसे हैं कि जो हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखे हैं। ये सब भी डेमोक्रेसी में देखना बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि आप इस तरह का चुनाव भी देखें। आपसे मेरा प्रश्न है कि कांग्रेस किस तरह के चैलेंजेस का सामना इस पैंडेमिक में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कर रही हैं। दूसरा, प्रियंका गांधी ने जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की, ये एजेंडा क्या सेट हो पाया? कांग्रेस का ऐसा मानना है क्या? और तीसरा, कांग्रेस से बहुत कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद अब तक आए किसी सर्वे में नहीं की गई है, तो क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक सर्वे की बात आपने कहा, आपने अपने प्रस्तावना में खुद ही कहा कि सर्वे पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने शुरुआत यहाँ अरे यूपी का आदमी बाहर कुछ बोलता है और करके कुछ आया होता है। आपने बहुत तो कांड करता है। किया था। आपने कहा था कि जो है सर्वे पर अभी हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, बाद में भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो सारे कयास तब फेल हो जाएंगे ब्रजेश जी जब उत्तर प्रदेश की बेटियां निकलेंगी। आज प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश की बेटियां निकल पड़ी हैं। आपने देखा कैसे तमाम महानगरों में मैराथन हुए, तमाम जगह प्रियंका गांधी जी ने शक्ति संवाद करके बेटियों को जगाने का काम किया। और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो 50% बेटियां हैं वो किसी से कमजोर हैं?
अगर मैं कभी बेटियों ऐसा ने नहीं कमर मानता, मैं तो उनके हक की लड़ाई लड़ता हूं। अगर बेटियों ने कमर कस ली है तो अब उत्तर प्रदेश में फिर प्रियंका गांधी जी को हराने वाला कौन है? और वो भी तब जब प्रियंका गांधी जी ने पिछले 2-2.5 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। आप देखिए, जब आदिवासियों पर बट चैलेंजेस क्या है आपका पांडे जी? आप जी? चैलेंजेस क्या मानते हैं इस चुनाव में? मैं वही चैलेंजेस आप देखिए, किसानों पर अत्याचार हुआ, गाड़ियों से रौंदा गया, प्रियंका गांधी जी जाके लड़ी और जेल में बंद हो गई। जब आदिवासियों पर गोली चलाई गई, प्रियंका गांधी जी उम्भा गई और योगी जी ने उनको बंद कर दिया। जब शाहजहांपुर में अत्याचार हुए, जब उन्नाव में अत्याचार हुए, जब हाथरस में अत्याचार हुए, हर जगह तो उत्तर प्रदेश की बेटी ही खड़ी हुई। और जब उत्तर प्रदेश की बेटी हर जगह खड़ी पर हुई, संजय चौधरी आप पर बेटों ने सवाल खड़े चूड़ियां कर रहे हैं, पहन के रूलिंग घर पार्टी का आप पर सवाल खड़े कर रही है जी? कोरोना के दौरान बता रहे थे संजय चौधरी की आप मैं वो जवाब दे क्या देता हुआ था कोरोना के दौरान? मैं जवाब दे देता हूं। जब आप ये तो खुद डॉक्टर है ना, आप बताओ। हाँ, मैं बताता हूं। जब ये रेमडेसिविर से लेके पैरासीटामॉल से लेके बेड, अस्पताल सबकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गाड़ियों में भाजपा का झंडा लगाकर शराब बेच रहे थे, तब प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें लगा दी थी प्रवासियों को घर भेजने के लिए। वो लाइनें सबने देखी थी। तब सोनिया गांधी जी ने अपने पैसे से, कांग्रेस पार्टी के पैसे से ट्रेन लगा दी थी, और ट्रेन में वो टिकट लहराते हुए संजय जी प्लीज, पहले राउंड में कोई नो तब प्रियंका गांधी जी ने, सुनिए, बौखलाइए नहीं, आप अपनी बात सच के हाथ पैर होते हैं, झूठ के हाथ पैर नहीं होते। सुनिए, प्रियंका रसोई पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में कांग्रेस ने चलाया था। राशन कांग्रेस ने सभी जनपदों में बांटा था। और सुन लीजिए प्रभु, एक चीज सुन लीजिए, ये जो आप राशन आज कर रहे हैं ना, वो खाद्य सुरक्षा योजना राहुल गांधी जी ने यूपीए मनमोहन जी की सरकार में लागू किया था। एक त्वरित सवाल जी, जब चुनाव डिजिटली होने जा रहा है, सभी रैली, चुनाव, जमावड़े सब पर प्रतिबंध है, आपके पास कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप इन लोग का मुकाबला कर पाएं, ये सोशलिस्ट और एनडीए और ये बीएसपी वालों से? ब्रजेश जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझ लीजिए। जब ये ट्विटर को कब्जा कर रहे थे, जिसमें अरुण जेटली जी को नुकसान उठाना पड़ा था, तब भी राहुल गांधी जी खड़े हो गए थे। जब ये फेसबुक पर कब्जा कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी जी खड़े हो गए थे। और प्रियंका गांधी जी वो पहली नेता हैं उत्तर प्रदेश की जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, वर्चुअल संवाद, ये सब उन्होंने किया। और जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की है, उसके 2 घंटे पहले भी प्रियंका गांधी जी फेसबुक के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश। बहुत धन्यवाद आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में बाकी सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है, आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका क्या अनुभव है कि इस बार के चुनाव उत्तर प्रदेश में क्या नई इबारत और क्या नई तस्वीर पेश करने वाले हैं? देखिए, 403 सीटों का चुनाव है और 5 राज्यों की अगर तुलना में देखा जाए तो 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। तो 690 में तो 403 अकेले यूपी की है, यानी कि चारों राज्य मिलाकर यूपी से कम है। तो सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पे होगी, पूरे देश के नेता आएंगे। तो ये एक इम्तिहान का मौका है, घड़ी है, और 5 साल पे राजनीतिक दलों को परीक्षा ये देनी पड़ती है। जनता के लिए भी अच्छा है कि उसे अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक बार वो जिसे जिता देती है, 5 साल वो नेता से पूछने की सवाल फिर हिम्मत नहीं कर पाती, और नेता उसे पूछने का अवसर भी नहीं देता, क्योंकि तब उसके पास सत्ता का मद होता है, अहंकार होता है। अब बात आती है कि चुनाव का ऐलान हो गया तो प्रक्रिया 14 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप ये देखिए कि 14 तक अपने यहाँ खरमास माना जाता है, खिचड़ी, और 14 के बाद ही कोई लिस्ट भी आएगी प्रत्याशियों की, क्योंकि कहते हैं भाई शुभ दिन में जारी होगी। तो 14 या 15 में पहली सूची राजनीतिक दलों की आनी शुरू हो जाएगी। अब जो लोग टिकट के दावेदार हैं, लगे हैं, वो इसमें जुटे रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चुनाव कोरोना के साए में हो रहा है। 15 तारीख तक आयोग ने कहा है प्रचार नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा। अगर कोरोना बढ़ता है तो 15 तारीख के बाद कोई ऐलान चुनाव आयोग फिर करेगा। क्या ये चुनाव उत्तर प्रदेश का टल सकता है?
क्या ये चुनाव आगे बढ़ सकता है, ये भी एक संभावना दिखेगी। और अगर ये होता है तो उत्तर प्रदेश में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि रोज देश में अब 1.5 लाख के लगभग मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो ये चुनाव 10 दिन बाद इसका स्वरूप क्या होगा कोरोना का, ये इस चुनाव पे बड़ा असर डालेगा। अब बात आती है कि चुनाव लड़ा कैसे जा रहा है। पहली बात आपने देखी कि कई अधिकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कई सारे नाम आ रहे हैं, बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें आप देख रहे हैं चुनाव में। तो सरकारी अधिकारियों को भी राजनीति में आने का बड़ा शौक रहता है, मोह रहता है, क्योंकि वो मंत्रियों के जलवे से, सरकारों की ताकत से बड़े प्रभावित रहते हैं। एक बात उत्तर प्रदेश में ये दिखती है कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वो लगातार यूपी में दौरे करते रहे और ये दर्शाता है कि बीजेपी पूरी ताकत से लगेगी, क्योंकि उसके लिए ये चुनाव बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि लोकसभा और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन उसके रास्ते में जो रोड़ा है वो सबसे बड़ा रोड़ा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं, ताकत बहुत है, योजनाएं हैं, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि ये राजभर, ये जयंत चौधरी, ये केशव देव मौर्य, ये संजय चौहान, ये सब छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश के साथ एकजुट हो जाएंगी। इसके लिए अब उनके सामने ये काट ढूंढना बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां भी काफ़ी सक्रिय हुई हैं, उनका भी रोल चालू है जी। अब ये जो पिछली बार उमाशंकर जी बैठे, 2 लड़कों का साथ लोगों ने देखा था विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस एक अच्छा काम ये कर रही है कि उसने इस बार किसी से गठबंधन नहीं किया। वो इसी बहाने अपने संगठन का विस्तार कर रही है, 403 सीटों पर नेता बना रही है, खड़े करेगी, बूथ के काम कर रही है। वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये कोई आदमी दावे के साथ नहीं कह सकता, वो कितनी सीटें पाएगी, लेकिन वो भविष्य का चुनाव के लिए अपनी तैयारी भी मजबूत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होगा तब वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ही होंगे, तब लोग और दलों पर हो सकता है भरोसा कम करें। आज एक बात और बहुत चर्चा में रही कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ा सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा इस चल बात रही में है। कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी कई जगह ये चर्चाएं सुनी हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल ऐसी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। जहां उनको मथुरा और गोरखपुर से समझा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि अयोध्या में बूथ अध्यक्षों तक योगी जी का संदेश पहुंचा है। योगी जी के पर जो मुझे समझाइए और है, दर्शकों को भी समझाइए कि अयोध्या ही उन्होंने क्यों चुनना चाहा है, कारण? देखिए, योगी होने के साथ साथ बीजेपी का एजेंडा राम मंदिर रहा है और बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से भी देश के उस शिखर पर पहुंची है। सारे नेताओं की आस्था रही है उनके राम जन्मभूमि और राम से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते रहे, राम मंदिर का फैसला आया, फिर शिलान्यास हुआ, उसका निर्माण चल रहा है, ट्रस्ट बना, मुख्यमंत्री के तौर पर वो लगातार अयोध्या में तमाम योजनाएं लेकर गए। महेंद्र सिंह उनके जो सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने राम की पैड़ी से लेकर अयोध्या के सौंदर्यीकरण घाटों के लिए कई सारी करोड़ों, सैकड़ों, हजारों करोड़ की योजनाएं वहां लाई हैं। एक मैंने सवाल सारे पैनलिस्ट से किया, मेरा इच्छा है कि मैं वो सवाल आपसे भी कहूँ और आप दर्शकों को भी समझाएं और हम सबको भी बताएं। इस पैंडेमिक में जब बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, आप किस तरह के रियल चैलेंजेस इस पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष देख रहे हैं इस बार? देखिए, ये बात तो सही है कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनौतियां हैं, लेकिन अब गांव-गांव में हाथ हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। अब वो जमाना नहीं रहा, जो अनपढ़ है वो भी मोबाइल पर देखकर, आवाज़ सुनकर वो जान सकता है। अब हम उस जमाने में नहीं जहाँ लोग अंगूठा लगाते थे, अब बहुत कम लोग इस देश में अंगूठा लगाने वाले बचे हैं। लोग साक्षरता की ओर बढ़े हैं। चुनौती इस बात की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कौन लोग अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। एक बात आती है
कि चुनाव को प्रलोभन से, पैसा से, घूस से, सामान से कैसे इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तो हर वक्त की ज़रूरत है। कोरोना चाहे जितना चले, पैसा तो हरदम चाहिए। दारू मिल जाए, कोनो टाइम हो, रात बिरात, सवेरे शाम आदमी लेके रख लेगा। कुछ लोग ये कहते हैं भाई ये तो कोरोना नाशक है, अल्कोहल से कोरोना मरता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव में तमाम भ्रांतियाँ लोग फैली हुई हैं। नहीं, मजा लेने के लिए लोग कहते हैं। देखिए, बीजेपी के पास ये सब संसाधन बड़े मजबूत हैं। सोशल मीडिया उनका मजबूत है, उनके पास बहुत बड़ी फौज है लोगों तक बात पहुंचाने की, और उनके पास प्रचार के तमाम माध्यम हैं। तो ये जरूर है कि जितने लोग लड़ेंगे बीजेपी की ताकत से लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई अगर आंधियों में भी चिराग जलते हैं, और चिराग की किस्मत में अगर जलना है तो चाहे जितनी तेज हवा, वो हवा की ओट लेके जलता रहता है। तो तमाम सारे उदाहरण इस देश में हैं। लेकिन जी, हम जिस दौर में हैं, जिस समाज में हैं, वहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जाति और रिश्वत की चक्की के बीच प्रजातंत्र की जो सांसें हैं वो टूट रही हैं, और ज़िंदगी की जो छोटी से छोटी आवश्यकता है, अब उसको पूरा करने के लिए कोई साफ सुथरा रास्ता बचा नहीं है। दो बातें हैं, जाति और रिश्वत। ये इतनी प्रासंगिक हैं जी कि आम आदमी के लिए लोकतंत्र वहाँ गौड़ हो जाता है। एक सवाल और है आपसे, मैंने हेमंत जी से भी वो प्रश्न किया था। उत्तर प्रदेश में इस बार जाति चलेगी कि मुद्दा चलेगा, या संजय चौधरी जो बता रहे थे सोशल केमिस्ट्री? ये तो देखिए सब चलेगा, और भांग का गोला भी चलेगा, और क्वार्टर भी चलेगी, पेट्रोल डीजल भी चलेगा, राशन भी चलेगा। लेकिन ब्रजेश जी, इस देश में राशन पर तो भाषण है, लेकिन भाषण पे कोई राशन नहीं मिलने वाला है। ये दुनिया जान ले। जिसके पेट में राशन चला गया वो भाषण दे सकता है जी, लेकिन भाषण से राशन नहीं होने वाला। आप भांग पर इतना फोकस क्यों किया करते हैं वीरेंद्र जी? मैं अक्सर सुनता हूँ। भांग एक सस्ता नशा है। एक पार्टी विशेष और समाज में, शंकर जी ऐसे मत हंसिए, तमाम सारे लोग भांग और गांजा ये गांव में पैदा होने वाली चीज है, देसी नशा है। जिसके पास शराब पीने का पैसा नहीं है वो देसी नशा करते हैं। ओके, है ना? हाँ जी, कंक्लूड चलिए, कहे हैं कि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे, कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे जिनको अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे। और खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा भी तू सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। यही बात मैं हेमंत जी को अक्सर समझाया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, अपने शानदार इनपुट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर जिस पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं, इस पर मैंने एक प्रश्न कू ऐप पर पूछा था। सवाल ये था कि 2022 के लिए सियासी जंग का जो ऐलान हुआ है, तो 10 मार्च को कौन सा दल अपना दम उत्तर प्रदेश में दिखाएगा? सारिक मलिक, अच्छा ये फिर आ गए, ये बहुत सवाल पूछते हैं सारिक मलिक साहब। इनका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बिजली और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, तो अजय कुमार का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की हठधर्मिता विपक्षी दलों को ताकत प्रदान करेंगी। तो धीरज यादव लिखते हैं कि छोटे दलों की भूमिका बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, जिधर छोटे दल जाएंगे जीत की संभावना उधर ज़्यादा होगी। मैं सीधे रुख करता हूँ हेमंत तिवारी जी का, काफ़ी देर से प्रतीक्षा में। हेमंत जी, अब जब रैलियाँ रुक गई हैं, जमावड़े रुक गए हैं, पद यात्राएँ रुक गई हैं, विजय रथ रुक गया है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। चुनाव आयोग कैसे इंश्योर करेगा कि कोई डिजिटल डिवाइड चुनाव में नहीं होगा? सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समान अवसर प्राप्त होंगे, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। पहली बात, जिसकी जितनी
ताकत है, डिजिटल ताकत है, जितनी जिसके पास जितना वर्चुअल फोर्स है वो काम आएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनसे बहुत आगे है। ये स्टेब्लिश ट्रूथ है, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। अभी आपने तो बात कही थी पिछले प्रश्न में कि मैं जो कहता हूँ बाद में स्कोर बदल देता हूँ। ये ब्रजेश मिश्रा और हेमंत तिवारी की जोड़ी है। अरे मैंने दूसरे संदर्भ में कहा था, आपने उसको समझा नहीं। सुनिए 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ईटीवी में मैंने कहा था लॉक कीजिए 65+। नोट करिए 2017 में एडिटर्स पोल आपने की थी, बड़े बड़े एडिटर थे, अकेला था जो 250 के फिगर पहुंचा। इस बार भी मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं एडिटर्स पोल करूंगा, वो बहुत एक्यूरेट होता है। 2019 में जब एक डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का साथ लड़ रहा था, तब मैंने कहा था 55+। तो ठीक है, ये अपना अपना आकलन होता। दूसरी बात, तो इस बार का आकलन कर दो, चलो सबको बता ही दो। बोलो। इतनी जल्दी नहीं, ये तो 7 मार्च को हम आप बैठेंगे ना जी, तब बताएंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, अभी जो जिक्र हुआ था योगी जी के चुनाव लड़ने का, योगी जी सुनिश्चित रूप से 100% अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनके एक ओएसडी महोदय गए थे 3 दिन पहले, बूथ अध्यक्षों वगैरह से मिले हैं, उनका संदेश दिया है। बट क्यों उन्होंने चूज किया अयोध्या? उनके पास तो विकल्प में उनका अपना बेस स्टेशन गोरखपुर भी है। ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, और इसके बहुत बड़े राजनीतिक निहितार्थ और फलितार्थ हैं। देखिए, इस बात पर लगातार सवाल उठ रहा है कि योगी जी से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी शायद डिलीवर नहीं हो पाई। तमाम जातियों की नाराजगी की वजह वो बने, एंटी इनकम्बेंसी रही, ब्यूरोक्रेसी पर अत्यधिक आत्मनिर्भरता का नुकसान आज भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है, मोदी जी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि नहीं जीतती है? यही प्रश्न है जो जेरे बहस यूपी के सियासत में सबसे अव्वल है, सबसे टॉप। एक बात और बताइए हेमंत जी, ऐसे में एक मिनट ऐसे में अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो जो प्रखर प्रचंड हिंदुत्व का मसला है, अयोध्या से जीतना, राम जी जुड़ाव, फिर मुख्यमंत्री बने रहे, दोबारा बने अगर जीतते हैं, इसका दावा और पुख्ता होगा। इसीलिए उन्होंने मेरा एक प्रश्न है आपसे जी, वो कोई वन साइडेड सीट नहीं है अयोध्या, मैंने बहुत अध्ययन किया उस सीट का जी। 2012 में आपको याद हो तो पवन पांडे उस सीट को जीत कर आए, अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, एक नहीं दो 3 बार उनको मंत्री बनाया गया जी। आसान सीट नहीं है, रिस्क फैक्टर भी तो है वहां पे, कोई ऐसी अनकंडीशनल सीट नहीं है कि वो सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की ही रही हो। रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो पिछला परिसीमन था उस परिसीमन में भाजपा के लिए थोड़ा सा एज उस सीट पे रहता है। मुस्लिमों के बहुल क्षेत्र वाले बहुत से इलाके जो हैं वो पिछले परिसीमन में किनारे हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि गोरखपुर से ज्यादा सुरक्षित सीट योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या रही, क्योंकि गोरखपुर में उनका अपना गढ़ है, लेकिन गोरखपुर में खतरे भी कम नहीं है, तमाम बातें हैं जिस पर शायद इस वक्त डिस्कशन का नहीं। लेकिन अब आपके मूल प्रश्न का अगर आपके अनुमति हो तो दो बात में जवाब दे दूं। एक तो इस देश के सबसे पॉलिटिकली फर्टाइल स्टेट का इलेक्शन है, और बार बार कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा के लिए और सपा दोनों के लिए, यानी मोदी जी के लिए और अखिलेश यादव के लिए एक करो या मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव में कुछ गड़बड़ होता है तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी का 2024 का जो रास्ता है उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जरूर रहेगा। अखिलेश यादव अगर चुनाव हारते हैं अपनी किसी भी गलती से, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव काफी पीछे हो जाएंगे। एक सेकंड, अपनी किसी भी गलती से, व्हाट डू यू मीन? देखिए, गलतियां तो अखिलेश यादव ने पॉलिटिकली बहुत की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो एक ओपन स्पेस था, भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी से उपजा जो वोट है, शायद अखिलेश यादव की पूंजी वही बड़ी है जी। उसमें भी कुछ, जैसे ये जो उर्वर प्रदेश है ना पॉलिटिकली, इसमें उर्वरक का काम जातियां करती हैं, खाद का काम। अगर ब्राह्मण नाराज था तो अखिलेश यादव को पहले शुरू से आगे आना चाहिए था। अखिलेश यादव खुद कोरोना में लेट निकले, ये सब चीजें पब्लिक देखती है। दूसरे, आपका जो अतीत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दूसरी जातियों के पर, उसमें सुधार करने के लिए आपने कोई कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं किया। अब इतनी जल्दी चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर भी मेरा मानना है कि अखिलेश सीधे मोर्चा ले रहे हैं, और ये इलेक्शन अखिलेश यादव बनाम नरेंद्र मोदी है। इलेक्शन नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कमांडर भाजपा को वो हैं, और
जो भारतीय जनता पार्टी का एज है, वो जो सेंट्रल स्कीम्स है, वो जो आवास है, जो शौचालय है। थैंक यू हेमंत जी। मैं संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। संजय जी, क्या ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी को अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं है और मुझको लगता है कि अभी ये चर्चाएं हैं कि वो कहां से लड़ेंगे। सब जगह से कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो लगे, कहीं और से भी लड़ें, इस प्रकार के हैं, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसके बारे में अभी कोई पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसको अभी निर्णय आने का इंतजार करना चाहिए। हेमंत तिवारी जी ने कई बार ये बात कही, और भी जो हमारे साथ गेस्ट लोग हैं उन्होंने भी ये बात उठाई, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। क्या बीजेपी इस पर सहमत है? देखिए, शुरुआत में ही मैंने जिस बात को कहा था कि हम इसको राजनीति को मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं फिर से आपको कहता हूं कि इसको एक बार इस राजनीति की केमिस्ट्री पर जोड़ डालिए। मैं 2-3 घटनाओं का केवल जिक्र करना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में जो 2.25 करोड़ शौचालय हैं, मैं तो गांव की पृष्ठभूमि से रहा हूं ब्रजेश भाई। जब हम लोग गांव में जाते थे और बरसात में ताल तलैया तालाब सब भर जाते थे, तो महिलाओं के लिए ये कितनी यंत्रणा की स्थिति होती थी कि वो 24 घंटे उस अपने शारीरिक प्रवाह को रोक कर रखती थी कि आज की डिबेट सिस्टमैटिक चल रही, प्लीज आगे बढ़ी नहीं पा रहे हैं शौचालय से आगे। जस्ट वेट प्लीज। हाँ संजय जी, ये महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन है। इसे राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे तो राजनीतिक केमिस्ट्री को आप निश्चित रूप से इग्नोर कर देंगे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा जो प्रधानमंत्री आवास बनकर मिले हैं, आज जाड़े की स्थिति में जो 45 लाख घरों में लगभग 2.25 करोड़ लोग रह रहे होंगे और जाड़ों से, पिछले जाड़े से बेहतर स्थिति में इस बार आए होंगे, वो निश्चित रूप से इस अपने सामाजिक बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योजना व्यक्ति के पास, उसके पास पहुंची है। जो परिवर्तन हुआ है, जैसे अगर भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, मैं दूंगा, आप अपनी बारी में इनको जवाब देना। शौचालय भारत अभी रुक जाओ आप। नो प्लीज, सिर्फ ओनली संजय चौधरी। भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अगर पैसा उनके पास 100% पहुंच रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बताया जा सकता कि 2000 रुपए में से 1999 रुपया 99 पैसा पहुंचा है। तो अगर राजनीतिक परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन को भी किया है और इसका एक रास्ता बना है, मैं नहीं कहता कि इसको हमने संपूर्णता में प्राप्त किया है, लेकिन रास्ता जरूर बना है एक नई दिशा में परिवर्तन के आधार पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास को देखने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़कर नई अप्रोच के साथ देखने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से देखने वाले, ये 80 और 20 के बीच में जो राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई है, मैं समझता हूं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे भारत के चुनाव के अंदर इस 80 और 20 के चुनावी परिणाम को प्रकट करके रखेगा और एक बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट लाकर फिर से वापसी करेगी। मनोज काका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी यानी जो सोशलिस्ट अलायंस है, आपके पास ऐसा क्या है कि जनता उत्तर प्रदेश की आपको वोट दे? आप मुझे कारण बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जो सबसे बड़ी चीज है हमारे नेता के पास, वो संवेदनशीलता और उनकी करुणा है। समाजवादी पार्टी के पास वो विचारधारा है कि 22 महीने में 300 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा एक्सप्रेसवे बन सकता है। समाजवादी पार्टी के पास वो विचारधारा है कि इकाना स्टेडियम बन सकता है। समाजवादी पार्टी के पास वो विचारधारा है कि लोक भवन बन सकता है। समाजवादी पार्टी के पास वो विचारधारा है कि गांव में ग्राम स्वराज समृद्ध कैसे हो, इसके लिए किसानों को डेयरी दी जा सकती है, किसानों का दुर्घटना बीमा 1 लाख से 5 लाख किया जा सकता है, असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है और गरीब परिवार से निकले हुए प्रतिभावान छात्रों को लैपटॉप दिया जा सकता है। और उसके बाद भी जो बड़ी विचारधारा है वो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि गरीब के बेटे को भी यूरोपीय कंट्री और अमेरिकन और ऑक्सफोर्ड में यदि प्रतिभावान है तो सरकारी पैसे से उसको पढ़ाया जा सकता है। बिजली को मुद्दा बना रहे हैं, क्या बिजली के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी स्थिति आई नहीं? आपको लगता है कि मुद्दा चलेगा?
देखिए, आप अगर पहले का 2017 से पहले का अध्ययन करें, 2012 से पहले का, उसके बाद का, तो सबसे ज़्यादा बिजली में जो उत्पादन का काम किया गया 3x660 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लगाया, चाहे वो हरदुआ में लगाया, चाहे अनपरा में लगाया, चाहे कानपुर के पनकी में लगाया, बिजली का उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया तो 300 यूनिट जो उत्पादित करेगा वही तो वितरित करेगा साहब। तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ा वायदा है। आपको पता है कितना लोड आने वाला? तकरीबन 25,000 करोड़। तो जिस आऊंगा संजय जी, प्लीज। जिस उत्तर प्रदेश के सरकार का बजट 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो, और जो सरकारें DHFL को कई हजार करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, यूनिवर्सिटी के कई हजार करोड़ रुपए के घोटाला, जो लोग ऑक्सीमीटर में पैसे खा जाते हो, हम लोग खाने वाले नहीं है ना। समाजवादी पार्टी उसका पूरा प्रबंधन करेगी। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने का काम, और यह सुनिश्चित करेगी कि किसान का और नौजवान का हक, एक एक जो उसका हक है उसको विस्तार देने का काम। ओके, धर्मवीर चौधरी जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धर्मवीर चौधरी जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी और मायावती को वोट क्यों दे? कारण बताइए। ब्रजेश जी, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने शौचालय बनाए हैं। अरे शौचालय नहीं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2 कमरे के निःशुल्क मकान बना करके दिए, जिसमें शौचालय भी था, कमरे भी थे, बालकनी भी थी, और लाखों करोड़ों परिवार उसमें रह रहे हैं। 20 लाख मकान आदरणीय बहन जी के शासन में बने, 80 लाख मकान 2 कमरे के अधबने खड़े हुए थे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी। और अभी ये जो काका कह रहे थे कि हमने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया, अरे ये आगरा से, नोएडा से आगरा का एक्सप्रेस वे ना बनता तो आप एक्सप्रेस वे बना ही नहीं पाते। और आपने 24,000 40,000 करोड़ रुपए एक एक्सप्रेस वे में फूंक दिए। बहन कुमारी मायावती जी ने 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगाने दिया, 1 रुपया नहीं लगा सरकार का। वो PPP मोड पर भारत का पहला एक्सप्रेस वे था जो बहन जी ने बगैर 1 रुपए के बनाने का काम किया, और इन्होंने सरकारी खजाने भ्रष्टाचार में लुटा दिए। आज भी सड़कें जो है टूट रही हैं। यह समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। इन्होंने एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको सैफई और आगरा के बीच में घुमा करके, आप किस पार्टी से BSP ज्यादा नाराज है? बीजेपी से या फिर समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रजेश जी, ये दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है, ये दोनों अराजकता की पोषक हैं, ये दोनों दंगे कराती हैं। इनका टारगेट है कि तुम जो है मुसलमानों के वोट ले जाओ और तुम हिंदुओं के वोट ले जाओ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है, और इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को जनता याद कर रही है। यही चट्टान तो हेमंत जी नहीं देख पा रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। शिक्षक भर्तियां हुई, वो लगातार जनता याद कर रही है ब्रजेश जी। और आज उत्तर प्रदेश में, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा जी, बहुजन समाज पार्टी को ये मीडिया, ये पत्रकार सब कमाते हैं, लेकिन 2000 पूरा टाइम देता हूं, सबके बराबर टाइम लेते हो, फिर भी इल्जाम लगाते हो। सरकार बनाई थी, सबके बराबर टाइम देता हूं आपको। जिस प्रकार हमने सोशल इंजीनियरिंग में 2007 से 12 की सरकार बनाई थी, उसी तरीके के रिजल्ट उत्तर प्रदेश में ये ब्राह्मण समाज के लोग, ये जाट समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग बहन जी के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये बात आप हेमंत जी को समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? पार्टी को यही चीज तो आपको हेमंत जी को समझानी चाहिए। इनको कुशासन याद आ रहा है। आज 500 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए, कौन जिम्मेदार है? ये किसान। अच्छा सुनिए, 1 सेकंड सुनिए। ये अरे सुन तो लो, लोगों को रोजगार। एक सवाल ले लो आप, एक सवाल। ये क्यों नहीं? एक सवाल ले लो। ये 400 एक सवाल गन्ने की आय को बताने का। अरे भाई धर्मवीर जी, शांत हो जाओ। क्यों नहीं हुए? एक सवाल ले लो। क्या असदुद्दीन ओवैसी से हेमंत तिवारी जी का सवाल है, ये बड़े बेचैन है हेमंत जी कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी का गठबंधन हो जाए। हेमंत जी की बेचैनी दूर करिए। देखिए, हेमंत जी बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। तो मैंने कब कहा कि न करो? भ्रामक खबर फैला रहे हैं। इसके अलावा कोई दम नहीं है इनकी बात में, चूंकि आदरणीय बहन जी बार बार ये स्पष्ट कर चुकी हैं पिछले 1 साल में कि हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है, हमारा इन ठगबंधनों की तरह नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर पांडे। और ये सब जो है चोर चोर मौसे भाई इकट्ठे हो गए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लंगड़ों की फौज बना ली। धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू। उमा शंकर जी, क्या तकलीफ है आपको भाई? आप कुछ सबको बीच में बोल रहे थे, आप और देखिए अपनी बात कहें, क्या प्रॉब्लम है? देखिए ब्रजेश जी, कुछ फैक्ट अगर संजय चौधरी से कुछ पर्सनल इशू है तो आई डोंट नो, नहीं बाकी नहीं आप कोई बात करें। पर्सनल नहीं। देखिए पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलावा ब्रजेश जी फैक्ट चेक करा लें ये सारे लोग, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आई है, ये फैक्ट चेक कर लीजिए। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। बैक टू बैक कोई रिपीट नहीं। हाँ, एक बात। दूसरी बात, वैक्सीन की बात पूरे भाजपा के लोग करते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स से लेके डीपीटी से लेके पोलियो से लेके दर्जनों वैक्सीन हम मुफ्त में लगवाते हैं, आज तक लगते हैं, कभी हमने उसकी होर्डिंग नहीं लगाई धन्यवाद मोदी जी या धन्यवाद मनमोहन सिंह जी, कभी हमने उसका वो नहीं लगाया। शौचालय करते करते ये सब थक गए हैं। ये भारत निर्माण योजना थी कांग्रेस पार्टी की, और जांच अगर ईमानदारी से हो गई, प्रियंका गांधी जी की सरकार बनेगी, हम जांच करवाएंगे। 30% से ज्यादा शौचालय। एक सेकंड, हेलो, सुन लीजिए। क्या एक सेकंड रुको। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, नहीं, आपने कहा प्रियंका गांधी की सरकार बनेगी। हेलो, प्रियंका गांधी यही जी बोला के ना? नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो नो, सरकार। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, नहीं, आप प्रियंका जो गांधी समझ रहे हैं वो निर्णय प्रियंका जी ही लेंगी, वो हम नहीं कह सकते। नो, आपने फिर या तो अपनी बात वापिस लो, सुन लीजिए, या तो गलती से बोल गए हो। नहीं, प्रियंका जी के या इंटेंशनली ड्रॉप किया ये बात। अब ये तो बड़े परेशान होते हैं, चन्नी जी चले गए प्रियंका जी से मिलने, इनकी सांसें जो है अब देखिए समझिए बात क्या बोल गए और क्या इनको बोलना चाहिए। ब्रजेश जी मेरी बात पूरी हो जाए। शौचालय जो है भारत निर्माण का 30% हम जांच कराएंगे। हमारे समय में जो शौचालय बने उस पर इन्होंने अपने स्वच्छ भारत का टैग लगा दिया। दो बातें हो गई। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अब मैं कहता हूं, सुनिए। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, दोबारा भाजपा की सरकार नहीं आई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, पहले से उनकी एक सीट कम हो गई। मुलायम सिंह यादव जी सरकार बनाए, दोबारा सत्ता में नहीं आए। अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई, ये 224 से घट के 47 पर आ गए। और मायावती जी ने सरकार बनाई, दोबारा घट के सिमट गई। कहां तक आप देख रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। चार बार इन लोगों की सरकार बन चुकी। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रियंका सरकार आपने बोला, आप इस बात पर अभी एग्री कर रहे हैं? प्रियंका गांधी जी की मेहनत है तो जो सरकार बनेगी उसका क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। संजय चौधरी जवाब देना चाहते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम केवल बचा है मेरे पास। संजय जी गो अहेड। देखिए, उमाशंकर जी के इसी इतिहास ज्ञान के आधार पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से हारकर केरल में गए थे कि वहां कोई सरकार कभी पलट कर नहीं आती। और मुझे लगता है कि इतिहास के इतने अच्छे ज्ञान रखने के साथ उमाशंकर भाई बताएंगे कि मध्य प्रदेश केरल में जाने के बाद राहुल जी के पदार्पण के बाद केरल में क्या हुआ था। बात उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बताओ मेरे भाई, जो है आज की होगी। आप इतिहास का ऐसा ज्ञान मत दो जो आपके खिलाफ काम आए। भारतीय जनता पार्टी लौट कर आएगी और 300 से ज्यादा सीट लेकर आएगी। इसलिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ, लौट कर आएंगे, 300 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। डबल इंजन की सरकार के साथ। इसलिए उनको लगता है कि हम वहां से जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अपना ध्यान रखें, कोविड नियमों का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घर से निकलें। नमस्कार।